दुनिया भी एक क्राइसिस में दाखिल होने जा रही है और कुछ हद तक दाखिल हो भी चुकी है, लेकिन इससे भी कुछ ना कुछ फ़ायदा उठाया जा सकता है आने वाले वक्तों में। फ़ायदा क्या उठाया जा सकता है, ये बताइएगा। पहले ये होता था कि दुनिया जो थी वो एशिया और वेस्ट के दरमियान लोग जाते थे, इसलिए वो गल्फ में रुकते थे। अब पूरी दुनिया ने चाइना जाना है, बिल्कुल। उसके लिए हम कराची बहुत ही best- इस्लामाबाद भी फॉर दैट मैटर, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, इसको एज अ हब हम रीइंट्रोड्यूस करें, क्योंकि ये जो सारी कंट्रीज हैं गल्फ की, दे डोंट हैव अ सिक्योरिटी अम्ब्रेला। पाकिस्तान हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी अम्ब्रेला जिसके अंडर अल्हम्दुलिल्लाह। ये तमाम चीज़ें की जा सकती हैं। पाकिस्तान में सूबाई हुकूमतें भी और वफाकी हुकूमत भी मुख्तलिफ मेजर्स ले रही है पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ने की वजह से। क्या ये मेजर्स लेकर इतने बड़े बुहरान का मुकाबला किया जा सकता है जो आने वाले दिनों में इस वक्त पूरी दुनिया को फेस करना है और स्पेशली पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी को फेस करना है जो वैसे ही इस वक्त IMF के शिकंजे में फंसी हुई है? इससे होने कुछ नहीं वाला। ये तो एक कहते हैं इट्स अ ड्रॉप इन द ओशन। यूरोप में कहा जा रहा है कि तारीख का, शायद बल्कि इंसानी तारीख का कहा जा रहा है कि सबसे बदतरीन इन्फ्लेशन आने जा रहा है। यूरोप में क्या होने का इम्कान है? यूरोप के अंदर एक बहुत बड़ा एग्रीकल्चर शॉक भी आने वाला है कि हमारे जो इकोनॉमिक पॉलिसी मेकर्स हैं, दे हैव टू मेक वेरी गुड पॉलिसीज कि ये ना हो कि पाकिस्तान के अंदर जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है इट फाइंड्स इट्स वे टू यूरोप थ्रू स्मगलिंग। कि जो एक्सपोर्ट है या उसकी इलीगल स्मगलिंग है, उसको अभी से बंद करने की ज़रूरत है। जो हालिया जंग चली है तो उसमें पाकिस्तान ने एक बड़ा मेजर रोल प्ले किया। ईरान सऊदी कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता था लेकिन वो नहीं होने दिया गया। तो सऊदी अरब में इस वक्त पाकिस्तानी मामलात को लेकर क्या सोच पाई जाती है? पाकिस्तान सऊदी फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप एंड ब्रदरहुड, ये सिर्फ रीजन के लिए एक इम्पोर्टेंट सतून नहीं है, बल्कि अब नज़र आ रहा है कि पूरी दुनिया के लिए एक स्टेबिलिटी फैक्टर बन के उभर रहा है। अब नए हुर्मुज़ बंद हुए भी तकरीबन कोई 6 से 7 दिन हो चुके हैं। पेट्रोलियम प्राइसेस ने जम किया है। इन फ्यूचर आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं इस वॉर के? यकीनी बात है इम्पैक्ट्स तो आएंगे। तमाम की तमाम दुनिया में एक इन्फ्लेशन की सुनामी आने जा रही है इसकी वजह से, ऑयल की, गैस की और हमने फूड प्राइसेस की। तीसरी चीज़ है जेट फ्यूल। दुनिया के अंदर मेजर कंपोनेंट है जेट फ्यूल का, वो भी इस एरिया से आता है। तो प्राइसेस एयरलाइन ट्रैवल की भी बढ़ जाएंगी, जिसका हमें डायरेक्ट हिट पड़ेगा पाकिस्तान के लोगों को। अस्सलाम वालेकुम। पॉडकास्ट में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं अली आबिद। नाज़रीन, पिछले 8 दिनों से इस वक्त पूरी दुनिया में अगर आप सोशल मीडिया देखें या कन्वेंशनल मीडिया देखें तो उसमें एक ही बात चल रही है और वो है ईरान अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट। इस वक्त अमेरिका और इसराइल जो है वो ईरान पर हमला कर रहे हैं और उसके जवाब में ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ बंद कर दी है और साथ साथ वो अमरीकी और इसराइली जो मुख्तलिफ फ़ौजी अहदाफ हैं उनको भी निशाना बना रहा है। अब इसका जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट हो रहा है वो हो रहा है इकोनॉमिकल, और पूरी दुनिया में कहा जा रहा है कि एक इकोनॉमी का डिज़ास्टर होने जा रहा है। गो के अब से एक रोज़ कबल जो है वो पेट्रोलियम प्राइसेस जो है वो $110 पर बैरल से भी ऊपर चली गई थी, लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने थोड़ा सा भी जो है वो हल्का से भी क्लू दिया कि जंग जो है वो शायद ख़त्म हो सकती है या मैं बहुत जल्द ये जंग ख़त्म करने जा रहा हूँ, तो उसके बाद हमने देखा कि एकदम पेट्रोलियम प्राइसेस गिरी हैं। लेकिन कहते हैं कि अगर मुआशी सूरत हाल को आपने स्टेबल रखना है तो दुनिया भर में जो मेन कीमतें हैं, चाहे वो पेट्रोलियम प्राइसेस हों या फिर गोल्ड की प्राइसेस हों या फिर क्रिप्टो करेंसी हो, इनकी जो वैल्यू है वो एक थ्रेशोल्ड के हिसाब से बढ़नी चाहिए। ये जो एकदम अनइवन तौर पर जो कीमतें बढ़ती हैं, ये यकीनी बात है दुनिया भर में एक भूचाल की निशानदेही करती हैं। तो अब आने वाले दिनों में इंटरनेशनल इकोनॉमी में क्या होने जा रहा है, और स्पेसिफिकली अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के लिए क्या मसाइल आने जा रहे हैं और क्या पाकिस्तान के लिए कोई अपॉर्चुनिटी भी आने जा रही है, इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ आज गेस्ट मौजूद हैं। डॉक्टर अक़दस अफजल साहब हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, कॉलमनिस्ट हैं और सबसे अहम बात यह है कि सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में एडवाइज़र भी हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। आपके कैसे मिजाज जनाब? करम अल्लाह का, बताइए ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक। अब आपने बहुत ही अच्छा एक इब्तदाइये में नाजरीन को बताया कि जिस किस्म की सिचुएशन दरपेश है, आई थिंक बहुत ही अहम मौजू है, एंड थैंक यू फॉर द इन्विटेशन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लेकर आए। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि इस वक्त आज 8वां रोज़ है अमेरिका और ईरान वॉर का। अब नए हुर्मुज़ बंद हुए भी तकरीबन कोई 6 से 7 दिन हो चुके हैं। पेट्रोलियम प्राइसेस ने जम किया है। दुनिया भर की स्टॉक एक्सचेंजेस बिल्कुल जो है वो क्या कहना चाहिए कि एक बड़ा मेजर डाउनफॉल आया है उनके पास। अब गोल्ड प्राइसेस हमने देखा बढ़े थे लेकिन अभी स्टेबल हैं, वहीं पे चल रहे हैं। जो
बिफोर वॉर थे, यानी कि $5,100 के आसपास जो चल रहा था वो भी अभी वही चल रहा है। इन फ्यूचर आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं इस वॉर के? यकीनी बात है इम्पैक्ट्स तो आएंगे, वो कहता है ना कि रिपरकशंस क्या होंगे, वो बताइए ज़रा। आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रखा है और मेरा ज़ाती ख्याल है कि हमारे जो नाजरीन हैं उसमें बहुत ही इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट तो है ही, लेकिन आई थिंक उससे भी बढ़ के ये एक इकोनॉमिक क्राइसिस, और ऐसा इकोनॉमिक क्राइसिस जो शायद हमने पहले नहीं देखा इस इंटेंसिटी का, क्योंकि इसमें जो एक बेसिक इनपुट है इकोनॉमिक प्रोसेस में, एनर्जी, उसके ऊपर एक जो है ना उसकी सप्लाई पे एक कुछ आप कह लें रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं। आपने देखा कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, आबनाए हॉर्मुज़, उसको बंद करने से वहाँ से जो ऑयल पूरी दुनिया के अंदर जाता है, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट जीसीसी ममालिक हैं, इवन ईरान, दे आर मेजर ऑयल प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड। कतर इज़ अ गैस प्रोड्यूसर, बट बाकी जो हैं दे आर मेजर, कतर इज़ गैस एंड एलएनजी प्रोड्यूसर, बाकी जो हैं वो मेजर ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं। और दुनिया का तकरीबन 20% ऑफ द ग्लोबल ऑयल सप्लाई वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के थ्रू गुजरता है। तो जब आपने उसको बंद किया है तो उससे दो चीज़ें हुई हैं। एक तो ये है कि जो ऑयल है वो इंटरनेशनल मार्केट में या इंटरनेशनल इकोनॉमी में जा नहीं पा रहा, तो एक सप्लाई कंस्ट्रेंट आ गया है। और साथ ही साथ जो ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं जैसे सऊदी अरेबिया, कुवैत एट्सेट्रा, यूएई एट्सेट्रा, उन्होंने अपनी ऑयल प्रोडक्शन दो वजूहात की वजह से बंद कर दी। एक तो वहाँ अटैक्स हो रहे हैं ऑयल फैसिलिटीज़ के ऊपर, और दूसरा उनकी जो स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं वो भर गई हैं। बेसिकली एक बहुत ही बड़ा सप्लाई शॉक ऑयल की मद में दुनिया के अंदर आ रहा है, जिससे ऑयल की प्राइसेस, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मेरा ख्याल है कल पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम सुबह के वक्त ऑयल जो था वो 120 के ऊपर पहुंच गया था। फिर उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें कमी आई, और बिकॉज ऑफ सम स्टेटमेंट्स फ्रॉम प्रेसिडेंट ट्रंप जिसमें उन्होंने मार्केट्स को काम डाउन करने की कोशिश की, ही वाज सक्सेसफुल इन दैट। और साथ ही साथ G7 जो कि सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, 7 बिगेस्ट इकोनॉमीज़, उनका एक स्ट्रेटिजिक रिजर्व है। बिल्कुल, उन्होंने बोला कि हम इसमें से कुछ सप्लाई इंटरनेशनल मार्केट, ऑयल मार्केट में डाल रहे हैं ताकि उसकी प्राइस कम हो। तो ये वक्ती है। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यू करता है, जिसके अभी इंडिकेशंस तो आ रहे हैं कि ये करेगा, तो मैं ये समझता हूँ कि ऑयल की प्राइस बढ़ती चली जाएगी दुनिया के अंदर। अब इसमें अली इसके अंदर दो चीज़ें हैं। अच्छा, नंबर वन कि इंटरनेशनल क्या इम्पैक्ट आएगा, और स्पेसिफिकली पाकिस्तान के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। बिल्कुल। एंड आई थिंक दोनों चीज़ों के ऊपर बात करनी चाहिए। अच्छा, सबसे पहले जो इंटरनेशनल मामलात पर बात कर लेते हैं कि किस हद तक जो है वो आलमी मामलात पर पड़ेगा या दुनिया भर के ममालिक को पड़ेगा। अरब नेशंस की अगर बात कर लें तो पेट्रोलियम प्राइसेस का ऊपर की तरफ जाना, और जिस तरीके से प्रेडिक्शंस आ रही हैं कि भाई $150 पर बैरल पर भी जा सकता है अगर ये वॉर नहीं रुकती है, फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, और अगर वो फ़ायदा होगा तो कुछ थोड़े से वक्त के लिए होगा, क्या सूरत हाल बनेगी? लेकिन जहाँ तक अरब या GCC ममालिक का ताल्लुक है, आई थिंक अगर प्राइस ऑफ ऑयल ऊपर चली भी जाती है तो आप ये बात याद रखें कि वो उतना सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं जितना वो पहले। क्वांटिटी हैज़ आल्सो गॉन डाउन। तो रेवेन्यू, जैसे कि आप जानते हैं प्राइस टाइम्स क्वांटिटी है, तो रेवेन्यू पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्रोडक्शन क्लोज कर दिए इस वजह से। प्रोडक्शन नीचे जा रही है जिसकी वजह से प्राइस ऊपर जा रही है। ये बात बहुत अहम है समझने के लिए। सही। आई थिंक उनको एक बहुत बड़ा नुकसान होगा इस चीज़ का, अरब कंट्रीज़ को उनका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। ये भी कहते हैं कि रिजर्व्स भी एक हद तक जो है वो काबिल जी, इस्तेमाल होते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि जो उनकी स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं वो तो जैसे ही भरेंगी उनको प्रोडक्शन कट ऑफ करनी पड़ेगी, और काफ़ी कर भी दी हैं। और काफ़ी कर भी रहे हैं। सो एक तो ये चीज़ अहम है सोचने के लिए। तो जब इसकी प्राइस ऊपर जाती है, जो ऑयल है या जो एनर्जी है जिसमें बोथ आपका ऑयल एंड गैस एंड LNG, ये तीनों शामिल हैं, जिसके अंदर ये बेसिक इनपुट है दुनिया के इंडस्ट्रियल, मैन्युफैक्चरिंग एंड इकोनॉमिक प्रोसेसेस के अंदर, बेसिक इनपुट। तो जब इसकी प्राइस 3 गुना बढ़ जाएगी या 2.5x बढ़ती है, तो तमाम की तमाम दुनिया में एक इन्फ्लेशन की सुनामी आने जा रही है इसकी वजह से। रफ एस्टिमेशन के मुताबिक जब एक बैरल ऑफ ऑयल की कीमत $10 बढ़ती है तो दुनिया में तकरीबन 0.1 से 0.2% इन्फ्लेशन भी बढ़ती है।
तो आप ये खुद अंदाज़ा लगाएं कि अगर तकरीबन $100 दुनिया के अंदर बढ़ जाती है प्राइस, तो उसका इन्फ्लेशन के ऊपर कितना बड़ा मैसिव इम्पैक्ट होगा। मतलब 1 से 2%, हाँ बिल्कुल 1 से 2% दुनिया के अंदर इन्फ्लेशन, और वो फिर जब ट्रांसलेट करती है डिफरेंट ममालिक के अंदर, जैसे हमने कोई चीज़ इंपोर्ट करनी है या किसी और ने, तो इसका एक इन्फ्लेशन के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन सही आई थिंक सिर्फ ये चीज़ अहम नहीं है। आई थिंक एक चीज़ जिसके बारे में लोगों ने बात नहीं की वो है फर्टिलाइज़र वो एंड भी आप फूड कैसे प्राइसेस। आता है देखें, जो यूरिया है, जो कि बेसिक इनपुट है इन नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर्स, और वो पूरी दुनिया के अंदर उनको इस्तेमाल किया जाता है, अफ्रीका में, एशिया के अंदर। इस यूरिया का 35% ऑफ द ग्लोबल सप्लाई आबनाए हॉर्मुज़ के थ्रू गुजरता है, जो कि इस वक्त नहीं गुजर रहा। नंबर 2 के ऊपर आप आएँ, अमोनिया। अमोनिया एक बेसिक इनपुट है फर्टिलाइज़र बनाने के प्रोसेस में। हेबर बॉश प्रोसेस होता है, जो सही। केमिकल इंजीनियर्स हैं उनको पता है। और मेथेन, नेचुरल गैस, सही ये दोनों के बिगेस्ट सप्लायर्स अगेन जीसीसी ममालिक प्लस अरब- ईरान सही मौजूद है, जो कि इस वक्त मूव नहीं कर रहा। और तीसरी चीज़ सल्फर। सल्फर अगेन इज़ अ बेसिक इनपुट इन योर फॉस्फेट बेस्ड फर्टिलाइजर। तो कहने का मकसद ये है भाई साहब कि वैसे इन्फ्लेशन तो आ रही है पेट्रोल की, ये जो फूड इन्फ्लेशन दुनिया में आने जा रही है, क्योंकि अजनास की कीमतें बढ़ेंगी, यानी कि आप कह रहे हैं। उनकी बेसिक इनपुट है फर्टिलाइजर। सही तो ये पाकिस्तान जैसे ममालिक को बहुत ही ख़तरनाक किस्म के इन्फ्लेशन का सामना है, जो ना सिर्फ एनर्जी, जो अपने तौर पे हर चीज़ को महंगा करती जाएगी। और एक चीज़ मैं कहना भूल गया, 3 चीज़ें हमने बात की ना अली, हमने बात की ऑयल की, गैस की, और हमने फूड प्राइसेस की। तीसरी चीज़ है जेट फ्यूल। ओके दुनिया के अंदर मेजर जो आप समझ लें प्रोपोर्शन या कंपोनेंट है जेट फ्यूल का, वो भी इस एरिया से आता है। सही तो प्राइसेस एयरलाइन ट्रैवल की भी बढ़ जाएंगी, जिसका हमें डायरेक्ट हिट पड़ेगा पाकिस्तान के लोगों को। तो कहने का मकसद ये है कि हमने शायद इस तरह का इन्फ्लेशनरी साइकिल पहले नहीं देखा। यूक्रेन रशिया के अंदर भी ऐसे हुआ था, लेकिन वहाँ पे फूड प्राइसेस इतनी इम्पैक्ट नहीं हुई थी, क्योंकि यूक्रेन एक मेजर वीट प्रोड्यूसर था, वो अपनी प्रोडक्शन कर दे दिया रहा था। करता। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जैसा सप्लाई चोक या एक बॉटल नेक नहीं बना था। बिल्कुल। अब आफ्टर यूक्रेन जो है वो ये वाला सबसे ज्यादा मेन ये बहुत बड़ा क्राइसिस है, और मैं समझता हूँ कि अच्छा मेन क्राइसिस तो है। जिस तरीके से अभी आपने यूक्रेन वॉर की भी बात की, यूक्रेन वॉर से पहले जो है वो यूरोप जो है रशिया की गैस यूज़ किया करता था। आफ्टर यूक्रेन वॉर जो है रशिया की गैस लेना उसने छोड़ दिया, और अब रशिया दे भी नहीं रहा। अब यूरोप मांग रहा है तो नहीं दे रहा। वो जो पेट्रोल रशिया का लिया करता था वो भी लेना बंद कर दिया, तो फिर वो इंडिया ने उस पेट्रोल को लिया, रशिया को वो रिफाइन किया, और वो जो है वो एक्सपोर्ट करने लगा यूरोपीय यूनियन को। अभी तो सूरत हाल बड़ी बुरी हो गई है। यूरोप में कहा जा रहा है कि तारीख का, शायद बल्कि इंसानी तारीख का कहा जा रहा है कि सबसे बदतरीन इन्फ्लेशन आने जा रहा है अगर ये आबना हुर्मुज़ बंद रहती है। गैस उनके पास है नहीं, क्योंकि कतर की गैस मिल नहीं रही है, कतर ने अपने प्लांट ही बंद कर दिए। तो यूरोप में क्या होने का इम्कान है? यूरोप के अंदर बहुत बड़ा, जैसे आपने बताया कि एक तो उनका इन्फ्लेशनरी क्राइसिस, नंबर 2 ये स्प्रिंग आ रही है, ये एक मेजर एग्रीकल्चर का स्टार्ट का सीज़न है यूरोप के अंदर। आपके फर्टिलाइज़र प्राइसेस आपको तो मिलेंगे ही नहीं, बिल्कुल मिलेंगे तो बहुत एक्सपेंसिव होंगे। तो आई थिंक यूरोप के अंदर एक बहुत बड़ा एग्रीकल्चर शॉक भी आने वाला है। सही। और उसमें फिर मैं चाहता हूँ कि मैं यहीं पे ये बात कर दूँ कि हमारे जो इकोनॉमिक पॉलिसी मेकर्स हैं, दे हैव टू मेक वेरी गुड पॉलिसीज़, कि ये ना हो कि पाकिस्तान के अंदर जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, इट फाइंड्स इट्स वे टू यूरोप थ्रू स्मगलिंग। सही उसके अंदर भी उसकी जो एक्सपोर्ट है या उसकी इलीगल स्मगलिंग है, उसको अभी से बंद करने की ज़रूरत है। सही। मैंने सोचा कि मैं अभी ये पॉइंट बता दूं। चलें, अच्छी बात बताइए। अब आपने चूंकि लोकल्स की बात कर ली है, तो इस वक्त हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ हुकूमतें पाकिस्तान में, सूबाई हुकूमतें भी और वफाकी हुकूमत भी मुख्तलिफ मेजर्स ले रही है पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ने की वजह से। अभी रिसेंटली आपने पता है कि 50 रुपये से ज़ायद जो है वो डीज़ल और पेट्रोल पे भी पाकिस्तानी हुकूमत ने बढ़ाया। अभी खुद शहबाज शरीफ साहब कौम से खिताब कर रहे थे और कह रहे थे कि आने वाले दिनों में मज़ीद इजाफा भी हो सकता है। जो मेजर्स लिए गए हैं वो ये लिए गए हैं कि भाई हफ्ते में 2 दिन छुट्टी होती थी, 3 दिन कर दी जाए। जी, वो सरकारी अफसरान पेट्रोल जितना यूज़ करते हैं उसका हाफ यूज़ करेंगे। जिनके पास प्राडो है तो वो प्राडो यूज़ नहीं करेंगे, वो किसी और दूसरी गाड़ी पर आ जाएंगे।
इन मेजर्स पर आप क्या कहेंगे? मतलब ठीक है, ये मेजर्स तो ले लिए गए, क्या ये मेजर्स लेकर इतने बड़े बुहरान का मुकाबला किया जा सकता है जो आने वाले दिनों में इस वक्त पूरी दुनिया को फेस करना है, और स्पेशली पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी को फेस करना है जो वैसे ही इस वक्त IMF के शिकंजे में फंसी हुई है? जी, वेरी गुड क्वेश्चन। आई थिंक सम स्टेप्स हैव बीन टेकन, अच्छा, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं उनको पॉइंट्स दूंगा एफर्ट के, लेकिन मेरा जैसे वो हम बचपन में होते थे ना, वो नीटनेस के पॉइंट्स मिला करते थे, सही। या वो हौसला अफजाई का एक इनाम मिला करता था स्कूलों में, हाँ। कॉन्सोलेशन प्राइज। इससे होने कुछ नहीं वाला, जो क्योंकि अभी मेजर्स लिए गए। ये तो एक कहते हैं इट्स अ ड्रॉप इन द ओशन। तो देखें, इसके लिए ना हमें बहुत बड़े पैमाने पे डिमांड मैनेजमेंट स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत है। सही। ये स्ट्रेटजी नज़र आनी चाहिए, यानी कि ठीक है गवर्नमेंट ऑफिसर्स की आपने गाड़ियां लेके बंद कर दी, लेकिन व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ सोसाइटी? मतलब बाकी जो बड़ी गाड़ियां चल रही हैं, जो लोग लैंड क्रूज़र प्राडो चला रहे हैं, मेरे ख्याल में वो साहिब हैसियत होते हैं, वो छोटी गाड़ी भी ख़रीद सकते हैं। सही। तो आप ऐसे क्यों नहीं करते कि आप कुछ अरसे के लिए एक मुकम्मल बैन लगा दें कि भाई हम पेट्रोल नहीं देंगे पेट्रोल पंप पे इतने सीसी से बड़ी गाड़ी को, कैपिंग कर दें आप। कैपिंग कर दें, सही है। तो थोड़े अरसे के लिए रेस्ट दे दें हमारे बड़ी गाड़ियों को। हमारे अब्बू बताते हैं कि आई थिंक 60 के डेकेड में 70 के डेकेड में राशन कार्ड हुआ करते थे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अच्छा, ये देखें, अभी मैं आपको एक चीज़ हम बताता हूँ, आप बड़े इसको यू विल फाइंड दिस वेरी इंटरेस्टिंग। इस वक्त जो गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी है ना ऑयल के हवाले से, ये कह रहे हैं कि हम ना प्राइस मैकेनिज्म के थ्रू इसको डील करेंगे। आपके नाजरीन के लिए, आपके सामीन के लिए मैं ये बताता हूँ, उसका मतलब ये है कि क्योंकि प्राइस ऑयल की ऊपर जाती जा रही है दुनिया में, हम वो पास ऑन करेंगे कंज्यूमर को, और इवेंचुअली एक पॉइंट आएगा कि लोग वो ख़रीदना कम कर देंगे, क्योंकि जैसे कोई चीज़ महंगी होती है बिल्कुल। तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, एग्जैक्टली। या उसकी परचेज कम हो जाती है। लेकिन इसमें ना एक फंडामेंटल फ्लॉ है इस थिंकिंग के अंदर। मैं चाहता हूँ कि मैं आपके प्रोग्राम में इसको टेबल पर रखूँ। सही। लेकिन जो फ्यूल है ना, उसकी जो डिमांड के कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, उसको इकोनॉमिक्स में कहते हैं इनइलास्टिक। अच्छा। मीनिंग कि कुछ इनइलास्टिक चीज़ें होती हैं, जैसे पानी, रोटी। आप उसको जितना मर्जी महंगा करते जाएं, मैं पानी पीना तो बंद नहीं कर दूंगा, जरूरत है। मैं रोटी खाना बंद तो नहीं कर दूंगा। इसी तरह फ्यूल इज ऑलमोस्ट एन इनइलास्टिक गुड, बिल्कुल। उसकी डिमांड जो है। तो अब इसमें मसला क्या होगा कि ठीक है आप थोड़ा बहुत कुछ लोगों को डिस्करेज कर लेंगे, बेचारे गरीब लोग जो हैं वो, लेकिन जो उसका ओवरऑल क्वांटम है यूसेज ऑफ फ्यूल का, वो नीचे नहीं जाएगा, चाहे आप उसको जितना मर्जी महंगा करते जाएं। सही। इन दी एंड होगा क्या कि आपका जो इंपोर्ट बिल है वो आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। अभी एक एज अ रफ एस्टिमेट मैं आपको बताऊं कि फॉर एवरी $5 इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ ऑयल, $5 पर बैरल। हमारा जो इंपोर्ट बिल है ना, रफली $8 बिलियन बढ़ता है। तो अभी अगर आप समझें कि 90 पे है इस वक्त, 90 पे, आई थिंक जो लास्ट परचेजिंग की थी वो $66 पर बैरल पे की थी। मैंने बोला ना कि अगर आप अस्यूम कर लें कि इस वक्त 90 पे है और लास्ट जो थी वो 60 पे थी, तो डिफरेंशियल आ गया 30 का, $6 अरब। तो $6 अरब आपका इंपोर्ट बिल इस वक्त ऊपर जा चुका है। हमने ब्रेक इवन करना था इस साल, तो ये एक्स्ट्रा $6 बिलियन खड़ा हो गया जिसको आपने फिर फाइनेंस करना होगा। सही। ये आप ये देखें, ये एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है जो मैं आपके इस प्रोग्राम से पाकिस्तान के सिटीजन्स और इकोनॉमिक पॉलिसी मेकर्स की तवज्जो इसकी तरफ दिलाना चाहता हूँ। ये भी तो एक काम हो सकता है ना कि आपके मुल्क में बिजली वैसे ही सरप्लस है, आपकी बिजली का जो है वो बिजली नहीं बना रहे, IPPs को आप वैसी अदायगियां कर रहे हैं, बिजली उनसे खरीद नहीं रहे। वो एक तो वो जो EV व्हीकल्स हैं, एक आप उनको जो है वो 0% टैक्स पे इंपोर्ट कर लें। वो एक कनेक्टेड पॉइंट है, बट लेट मी जस्ट फिनिश दिस पॉइंट आपकी इजाज़त से। सही सही। लेकिन जब ये इतना बड़ा इंपोर्ट बिल खड़ा हो जाएगा ना, तो आपके लिए बहुत ही मसाइल हो जाएंगे। सबसे पहली कैजुअलिटी होगा आपका एक्सचेंज रेट। आपका एक्सचेंज रेट गिरेगा, डॉलर के मुकाबले में 300 350 पे पहुंच जाएगा। फिर एक इन्फ्लेशन की सुनामी आएगी उसकी वजह से। तो इसका सोल्यूशन ये है कि प्राइस मैकेनिज्म को यूज़ करें, लेकिन साथ ही साथ यू हैव टू कर्टेल द ओवरऑल यूसेज ऑफ एनर्जी, और उसमें आपको राशनिंग की तरफ जाना पड़ेगा। लास्ट टाइम ये क्राइसिस आया था, मैंने इसके ऊपर बात की थी। मुझे नहीं मालूम कि हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वाई आर दे एलर्जिक टू दिस वर्ड राशनिंग। मे बी उनको इससे कोई
कम्युनिस्ट एरा या सोशलिस्टिक एरा की बू आती है, बट different countries like Australia and Bangladesh have already started rationing. आई Rationing थिंक का कैपिटलिज्म में इसकी गुंजाइश नहीं है। Australia is a capitalist country, so is Bangladesh. ये तो आप अब बांग्लादेश ने तो रिसेंटली किया है। आपकी आपकी ना ऑस्ट्रेलिया ने भी अभी शुरू कर दिया सर। है, आपकी अपनी नीड्स के मुताबिक है ना जी। मतलब अगर एट द एंड ऑफ द डे आपकी इकोनॉमी नहीं बर्दाश्त कर पा रही इतना मैसिव इम्पोर्ट बिल, तो आपको जाना पड़ेगा। तो उसका सिंपल रीज़न ये हो सकता है, उसके मैकेनिक्स, कि हर जब आप तेल डलवाने जाएंगे पेट्रोल पंप पे, आपको रिसीट लाजमी है, और जब नेक्स्ट टाइम आप जाएंगे तो वो आप रिसीट लेके जाएंगे जिसमें आप दिखाएंगे भाई इस तारीख को मेरा डला था और अब मेरी बारी है या वॉट, और उसमें मैक्स जो है 25 लीटर गाड़ियों के लिए और 5 लीटर्स मोटरसाइकिल्स के लिए आपको राशनिंग की तरफ जाना पड़ेगा, आपको जाना चाहिए। ये निज़ाम नादरा का इतना ज़बरदस्त निज़ाम है, आप चाहें तो एनआईसी बेसिस पे भी ये काम कर सकते हैं। उसमें आप पेट्रोल पंप को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हो कि कि आपने रिसीट के बगैर नहीं देना, रिसीट है उसकी एक कैपिंग गाड़ी के 50 लीटर हो सकती है, 100 लीटर हो तो वो सकती है। उसके मैकेनिज्म्स आप डिसाइड कर सकते हैं। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो मैं देख रहा हूँ कि समहाउ ना हम उसको नहीं बना पा रहे हैं। शायद हमारी स्टेट की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम इसको ऑपरेशनलाइज कर सकें, इम्प्लीमेंट कर सकें, बट देन अगर नहीं है तो फिर हमें बनानी पड़ेगी। और वो आपने जो अपने इंट्रोडक्शन में बात की थी ना कि हर क्राइसिस जो है इट इज़ ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी, मे बी दिस इज़ टाइम कि हम अपनी जो इम्प्लीमेंटेशन हमारी वीक रह जाती है ना हर दफ़ा, तो उस मद के अंदर हम कुछ प्रोग्रेस करें, मेहनत करें और अपनी स्टेट की जो इन्फोर्समेंट कैपेबिलिटीज़ हैं उनको ऊपर लेके जाएं। हम हर अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करते। हमने अगर लास्ट बात कर लें, जो कोविड के दौरान हमें अपॉर्चुनिटी मिली थी, दुनिया भर में पेट्रोलियम प्राइसेस बहुत नीचे आई थी, हम तवील मुद्दत के सौदे कर सकते थे उस वक्त, हमने वो नहीं किए। दूसरा ये कि दुनिया ने 2 साल के लिए जो है वो हमारी जो डिफर्ड पेमेंट थी उसकी सहूलत हमें बढ़ा दी थी, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी। लेकिन वही वाली बात है कि पाकिस्तान ने क्या वजह है, ऐसी पॉलिसीज़ क्यों नहीं बना पाता कि जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं इनको अवेल किया जाए। अभी भी कहा जा रहा है कि कहते हैं ना हर शर से खैर का पहलू निकलता है, तो अभी भी कहा जा रहा है कि ठीक है दुनिया भी एक क्राइसिस में दाखिल होने जा रही है और कुछ हद तक दाखिल हो भी चुकी है, लेकिन इससे भी कुछ ना कुछ फ़ायदा उठाया जा सकता है आने वाले वक्तों में। फ़ायदा क्या उठाया जा सकता है ये बताइएगा। देखिए एक चीज़ जो मेरे जहन में आ रही है और जिसके बारे में मैं पढ़ रहा हूँ, ये तमाम जो दुनिया में ईस्ट वेस्ट एयर ट्रैवल है इसको कॉर्नर कर लिया था जीसीसी कंट्रीज़ की एयरलाइंस ने। सही। उसमें आप देख लें एमिरेट्स है, आप कह लें और कौन कौन सी, इत्तेहाद है, बिल्कुल, कतर एयरवेज है और गल्फ है बहरीन की, इवन मस्कत की जो ओमान एयर है उसने भी काफ़ी किया हुआ है कॉर्नर। तो मैं समझता हूँ कि अब दुनिया को नज़र आ रहा है कि ये तो बहुत ही डेंजरस प्रोपोजिशन है। सही। आई थिंक उसमें हमारी जो मेरा ख्याल है, मैं कहूँगा हमारे अभी हमने प्राइवेटाइज की है, कराची एयरपोर्ट की बात कर रहा हूँ कि वो जो पहले वक्तों में हम सुना करते थे, जब हम छोटे थे 92 में, तो हम सारी एयरलाइंस आती थी यहाँ पे, हर वक्त जहाज उड़ा होता था, जहाज उड़ा होता था। तो आई थिंक इसको जो है ना, जो हमारी पाकिस्तान सिविल एविएशन है, पाकिस्तान एविएशन या सिविल एविएशन पीसी है, पाकिस्तान एविएशन हो गई, पाकिस्तान एविएशन हो गई है, तो उसको इसके ऊपर कुछ ऐसी आई थिंक स्टेक होल्डर्स को लेकर के बैठने की ज़रूरत है कि इसको एज अ हब हम रीइंट्रोड्यूस करें, क्योंकि ये जो सारी कंट्रीज़ हैं गल्फ़ की, दे डोंट हैव अ सिक्योरिटी अम्ब्रेला। पाकिस्तान हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी अम्ब्रेला जिसके अंडर ये तमाम चीज़ें की जा सकती हैं। सही। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे नज़र आती है अपने हमारी जो एयरलाइंस है, और आई विश कि हमारे लोगों को भी ये नज़र आए, उसके अंदर वो जाएं और हम ये इस यहाँ से हम बिज़नेस ले सकें और दुनिया और चाइना के दरमियान एक हब बन सकें, और टूरिज्म भी बढ़ेगा। लोग ज़्यादा ट्रांजिट ऑब्वियसली करेंगे, हो सकता है 1-2 दिन रुक भी जाया करें यहाँ पे, थोड़ा घूमे। बिल्कुल बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है दुनिया और चाइना, क्योंकि पड़ेगा। पहले ये होता था कि दुनिया जो थी वो बिटवीन, आप समझ लें कि एशिया और वेस्ट के दरमियान लोग जाते थे, इसलिए वो गल्फ में रुकते थे। अब दुनिया, पूरी दुनिया ने चाइना जाना है, बिल्कुल, उसके लिए हम बहुत ही, इस्लामाबाद भी फॉर दैट मैटर, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद बन सकते हैं, बहुत अच्छे हब्स बन सकते हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत इंटरेस्टिंग नज़र आई। और कोई अपॉर्चुनिटी आपको लगती है जो पाकिस्तान नहीं, एक और चीज़ जिसकी मैं बात करूंगा, अभी मैं पढ़ रहा था कि दुबई के अंदर जो प्रॉपर्टी प्राइसेस हैं वो बहुत नीचे गई हुई हैं,
सही। आई थिंक ये गोल्डन चांस है पाकिस्तान के अंदर। मैं इन्वेस्टर से आई वुड एक्सपेक्ट कि वो पाकिस्तान अगेन सिक्योरिटी अम्ब्रेला के अंडर अगर वो हमारे रियल एस्टेट के अंदर आए। अब कराची में ज़बरदस्त किस्म की इन्वेस्टमेंट हो रही है। सही। पिछले दिनों मैं गया साहिल समंदर के पास, मुझे मुझे लगा जैसे मैं दुबई में घूम रहा हूँ। सही है। तो आई थिंक इसके अंदर मुझे अपॉर्चुनिटी नज़र आती है कि यहाँ पे मुझे लगता है कि रियल एस्टेट की प्राइसेस बढ़ सकती हैं आने वाले क्या आप दिनों ये में। कह रहे हैं कि पाकिस्तान में रियल एस्टेट की प्राइसेस भी आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं, और दूसरा ये कि जो ट्रांजिट है वो हम अपने आप कराची दुबई के मुकाबले में फिनोमिनली बेटर जगह है। यहाँ का मौसम बेहतर है, सही है, यहाँ पे फूड अच्छा है, फूड अच्छा है, लोग अंग्रेजी भी बोल लेते हैं, हम वेलकम करते हैं बाहर के लोगों को। तो मेरा ख्याल है और कि अगर इकोनॉमिकल है। और इकोनॉमिकल है, तो मैं ये समझता हूँ कि कराची जो है ना, मुझे आई सी द राइज कमिंग राइज ऑफ कराची। जैसे ही आप देखें ना, एक बहुत बड़े एक चीज़ मैं बस कह दूं कि एक बहुत बड़े मुफक्किर थे, उन्होंने कहा कि अगर कराची के हालात ख़राब ना होते तो द वर्ल्ड वुड नॉट हैव नोन दुबई। शहर अब था। वहाँ क्या था? तो बिल्कुल अब दुबई के हालात जो ख़राब हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल में कराची की राइज इंशाल्लाह फिर से हम देखेंगे। सही है। अच्छा, दूसरी चीज़ एक और भी बताइएगा। जैसे मुख्तलिफ मीम्स बनती हैं, तो कोई कह रहा था कि भाई ईरान ने इतने मिसाइल मार दिए अरब ममालिक पे और इतना नुकसान कर दिया है। जाहिर सी बात है वो थे तो अमेरिकन और इसराइली कंपाउंड से जिनको निशाना बनाया गया, लेकिन वो कह रहे हैं आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर जो है ना वो वहाँ पर अब बिल्डिंग्स की असर नौ तामीर होनी है, या उनकी जो है वो टूट फूट को देखना है, देखभाल करनी है, तो पाकिस्तान से मजदूरों की बड़ी तादाद जाएगी, तो ये बड़े पैमाने पर जो है वो जॉब्स वहाँ पे निकल सकती हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा कुछ है या बस ये मीम्स ही हैं? देखें, अगर कंस्ट्रक्शन वहाँ पे होती है तो वो तो बेसिकली पाकिस्तानी हमारे जो भाई बहन भाई वहाँ पे काम करते हैं एज कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, तो ये हो सकता है। बट मैंने इसके ऊपर ऐसा अभी तो कोई स्टडी नहीं देखी, लेकिन मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि वहाँ पे प्रॉपर्टी प्राइसेस डिप्रेस्ड रहेंगी फॉर सम टाइम। और मुझे लगता है कि ये अब अपॉर्चुनिटी आ रही है अगेन, जैसे मैंने कहा ना, कराची के लिए। तो कराची की अगर गवर्नेंस थोड़ी सी बेहतर हो जाए, थोड़ी सी सफाई हो जाए, सही। और बस हालात तो ठीक हैं थोड़ा, लेकिन तो मैं समझता हूँ कि कराची एक दुनिया में नई डेस्टिनेशन बन सकता है फॉर टूरिज्म, सही। फॉर इन्वेस्टमेंट एंड फॉर डिफरेंट इंटरनेशनल एयरलाइंस। ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन आपसे करूँगा, चूँकि आप खुद सऊदी फाइनेंस मिनिस्ट्री में होते हैं, रियाद में होते हैं, तो पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो ताल्लुकात हैं, लास्ट आपसे एक पॉडकास्ट किया था, आई थिंक मेरे ख्याल में 3 महीने पहले ही किया था मैंने आपके साथ। उस वक्त दिफाई माहिदा आई थिंक मेरे ख्याल में हो रहा था, ऐलान नहीं हुआ था। आज हम बैठे हुए हैं तो दिफाई माहिदा हुआ है। अभी रिसेंटली भी हमने देखा कि इस जो हालिया जंग चली है तो उसमें पाकिस्तान ने एक बड़ा मेजर रोल प्ले किया। ईरान सऊदी कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता था लेकिन वो नहीं होने दिया गया। तो सऊदी अरब में इस वक्त पाकिस्तानी मामलात को लेकर क्या सोच पाई जाती है? ये जो दिफाई माहिदा हो गया उसके बाद सऊदी अरब की हुकूमत के अंदर क्या सोच पाई जाती है कि पाकिस्तान को किस तरीके से दोबारा जो है वो सपोर्ट करके किस तरीके से अपने पैरों पर खड़ा करवाना है लेकिन जो ये इकोनॉमिकली? डिफेंस जो हमने उनके साथ म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट करा है, इसके अंदर एक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क भी है। सही। और उस इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में जो पाकिस्तान की जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है और जो सऊदी की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, उन्होंने एक फ्रेमवर्क बनाया है जिसके अंदर उन्होंने बहुत ही पेन्स टेकिंगली वो तमाम चीज़ें देखी कि कहाँ कहाँ सऊदी असिस्टेंस पाकिस्तान को दी जा सकती है। अभी उसी में आपने पिछले दिनों देखा है कि हमने एक सेट ऑफ 3-4 ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं जो हमने कहा है कि ये इन चीज़ों में हमारी कुछ असिस्टेंस हो जाए, जिसमें ऑयल फैसिलिटी का बढ़ना या नंबर ऑफ डॉलर्स जो हमारे स्टेट बैंक में रख दें, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। उसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं कि जो फॉर एग्जांपल उसमें एक चीज़ ऐसी है कि जो मैसिव रिमिटेंसेस आती हैं हमारे पास फ्रॉम सऊदी अरेबिया, आई थिंक साल में तकरीबन 7-8 बिलियन वो आती हैं सऊदी अरेबिया से, तो उनकी सिक्योरिटाइजेशन की इजाज़त दे दी जाए। मीनिंग टू से कि पाकिस्तान उनको यूज़ करेगा एज इनकम स्ट्रीम्स एंड देन वी कैन फ्लोट सम बॉन्ड्स अगेंस्ट देम। तो ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो आप देखें कि बहुत से इनोवेशंस इसके तहत हो रही हैं, एंड आई थिंक ये सिर्फ पाकिस्तान सऊदी फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप एंड ब्रदरहुड, ये सिर्फ रीजन के लिए एक इम्पॉर्टेंट सतून नहीं है, बल्कि अब नज़र आ रहा है कि पूरी दुनिया के लिए एक स्टेबिलिटी फैक्टर बन के उभर रहा है।
थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब तशरीफ़ लाने के लिए, और नाज़रीन पॉडकास्ट देखने का बहुत शुक्रिया। अगर कोई राय देना चाहें तो कमेंट सेक्शन हाजिर है। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर फेसबुक, इंस्टा और टिकटॉक पे देख रहे हैं तो हमारे पेजेस को लाजमी फॉलो कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।